तो सबसे पहले तो जोरदार तालियां। और मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगा, हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, संदीप जी हैं। मैं सर पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं तो आपकी सादगी का कायल हो गया। आप जितनी बड़ी शख्सियत अभी बता रहे थे आपके बारे में, और जिस सादगी से आप जहां बैठे थे, मतलब मैं कायल हो गया सर कि सादगी तो यही होती है। और पहला सवाल हर्षवर्धन सर आपसे यही है कि कैसे इतनी सादगी, कैसे अपने आप को ऐसा रख लेते हैं आप? ये सवाल का तो जवाब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मैं कोई भी चीज नहीं कर रहा हूं जो नेचुरली मुझसे नहीं होता है। मैं समझा, वहां पर मैं घुसा तो प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं देखा कि डिस्टर्ब नहीं करूं, वहां बैठ जाऊं, बस यही बात है। कोई इसमें कोई सोच विचार नहीं था। आम आदमी, हर व्यक्ति की चाह ये कि वो एक दिन वीवीआईपी बने, वो किसी बड़े समूह से जुड़ जाए। आप तो उस समूह के हेड हैं, उस समूह को चलाते हैं। तो अब मैं साहित्य से जुड़ा मेरा प्रश्न होगा कि आपका साहित्य से लगाव, साहित्य से जुड़ाव कब से, और उद्योग जगत का, कॉर्पोरेट जगत का, बिजनेस वर्ल्ड का, साहित्य और कला को सहेजने में आपको क्या लगता है कि कितनी उनकी जरूरत होती है, और आप क्या करते हैं उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ, हम लोग हैं राजस्थान से, लेकिन प्राय 120-22 वर्ष पहले हमारे फोरफादर्स बंगाल में प्रवेश किए, और कुछ सालों तक तो उनका जाना आना लगा रहा अपने देश, और फैमिली वहीं रहती थी। लेकिन जो पुरुष लोग हैं वो यहाँ कलकत्ते में काम करते थे। लेकिन करीब समझ लीजिए 80-90 वर्ष पहले उन लोग यहाँ पर अपने फैमिलीज को लेके भी आ गए। फिर उसके बाद हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनका ये मानना था कि जिस जगह में आप रहते हो, जहाँ पर आपका कर्म भूमि है, वहाँ के संस्कृति के साथ आपको जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने बंगला सीखा, वो काफ़ी बंगला फिल्म देखते थे, बंगला रविंद्र संगीत को उन्होंने काफ़ी जोरों से अपनाया, और हमारे घर में एक परिवेश था जहाँ पर साहित्य, कला, लिटरेचर, फिलॉसफी, ये सब चीज़ें बहुत प्रभावित थी। और चूंकि मैं जॉइंट फैमिली में था तो बहुत सारे लोग थे और सब लोगों की अलग अलग रुचि थी। तो एज अ यंगस्टर मैं वो सब एक्सपीरियंस किया, और उस समय तो काफ़ी आपत्तिजनक लगता था, क्योंकि उस समय खेलकूद का मन में रहता था कि दोस्तों के साथ जाएं, लेकिन पापा होते या ताऊजी होते या बड़ी माँ होती तो वो बुला लेते, नहीं देखो बेटा ये साहित्यिक आए हैं, ये कलाकार आए हैं, तो आप आओ, इनसे मिलो। और मैं देखता है, अरे बाबा मैं क्या करूँगा, उधर बोर हो जाऊँगा, मुझे खेलने से रोका जा रहा है इत्यादि। लेकिन आज मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो प्रभाव पड़ा बचपन में, उसका काफ़ी डीप एक असर मेरे सोचने में, मेरे विचार में, मेरे को लगता है ऐसा हुआ। व्यक्तित्व जी। तो वो उस समय तो जरूर ऐसा एक पाबंदी सी लगती थी कि ये क्या झमेला है, घर में आओ तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। पर आज मैं देखता हूँ तो शायद उसका लाभ मुझे मिला। फिर घटना चक्कर ऐसा हुआ कि जब सीमेंट का व्यवसाय हम लोग का डिसीजन हुआ कि हम लोग इसको अब डाइवेस्ट करेंगे, तो मुझे एक मौका मिला कि ऐसे कुछ कार्य करें जो मुझे पसंद हैं। तो मैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट में उतरा, और चूंकि आर्किटेक्चर की बड़ी भूमिका होती है उसमें, और आर्किटेक्चर और आर्ट का एक बहुत क्लोज संबंध है, तो दोनों को मिलकर मुझे अपने कार्यकाल में भी, अपने कार्यक्रम में भी उसको अपनाने का एक मौका मिला। फिर मैं होटल में वेंचर किया, तो होटल में भी आप जानते हैं कि हर तरह का कला का ज़रूरत होता है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो उसके इंटीरियर्स हों। तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि
बिजनेस जगत में मैंने अपने जो बचपन में जो सिम्बायोटिकली ऑस्मोटिकली जो मैं सीख पाया हूँ, उसको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उसको एक्सपीरियंस और लोगों तक लेके जाऊँ। उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है नहीं है तो लोग बोलेंगे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ उसके बारे में। क्या बात है। संदीप जी, आपसे सवाल है कि प्रभा खेतान फाउंडेशन आप चलाते हैं, कला साहित्य संस्कृति की दिशा में आपका फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है और आपका व्यक्तिगत लगाव और जुड़ाव भी मैं जानना चाहता हूँ। जी, व्यक्तिगत आपका साहित्य से लगाव जुड़ाव किस तरह से है? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैंने साहित्य को काफी पढ़ा है और आप कहें तो चाहे वो महादेव वर्मा हो, अज्ञेय हो, प्रेमचंद जी हो, सुमित्रानंद पंत हो, इन सब की सारी किताबों को मैंने अध्ययन किया है, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, और हिंदी के चाहे भक्तिवाद से लेके छायावाद, वर्तमान युग के सभी का मैंने अध्ययन किया है। और साहित्य की जो तमाम विचारधाराएं हैं पहले भी पढ़ा है और अब पढ़ने का वक्त कम मिलता है, लेकिन रुचि साहित्य की सारी विधाओं में है। और निसंदेह फाउंडेशन से जो हम कार्य करते हैं उसमें जो खुद का एक व्यक्तिगत जुड़ाव है लिखने पढ़ने में, उसमें अवश्य एक सहारा तो मिलता ही है उस लगाव के कारण। आप अलग अलग कार्यक्रम भी चलाते हैं, प्रतिष्ठित लेखकों को भी आप सम्मानित करते हैं, तो उनका चयन कैसे होता है, किस आधार पर करते हैं? हम लेखकों को सम्मानित नहीं करते हैं, हम लेखकों को एक मंच प्रदान करते हैं अपने उनकी जो कला है या उनके जो लेखन की जो कला है उसको प्रदर्शित करने के लिए, या उनको एक सार्वजनिक रूप से अपने लेखन की अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए। और जहाँ तक लेखन के कलाकारों के चयन का सवाल है, हम ना तो ये खाली हम जो प्रतिष्ठित या जो लब्ध प्रतिष्ठित या सुविख्यात या विख्यात लेखक हैं, हम खाली उन्हें ही मंच प्रदान नहीं करते। जिसकी कोई पहली किताब है या जिसकी कोई नई किताब है, चाहे वो युवा लेखक है या जो लेखक प्रसिद्ध लेखक है, हम सभी तरह के लेखकों को मंच प्रदान करते हैं। और जब भी हमें कोई प्रकाशक या लेखक संपर्क करता है, उनसे उनके प्रकाशकों के साथ या उनके साथ एक समन्वयता का व्यवहार करते हुए हम सारे लेखकों को, जितने भी हमारे शहर हैं, ये एक कोशिश करते हैं कि सभी लेखकों को एक समान रूप से मंच प्रदान किए जा सके हमारे विभिन्न भाषाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा। हर्षवर्धन जी, आप इतने बड़े बड़े संस्थानों से जुड़े हुए हैं जहां पहुंचने के लिए बच्चा मेहनत करना शुरू कर देता है, उनके परिवार वाले 7वीं 8वीं कक्षा के बाद से आप तो मेहनत करवाना उनको शुरू कर देते हैं। किसी भी बच्चे का या किसी भी जो कोई भी छात्र जो वहां पर पहुंच रहा है, अगर वो साहित्य पढ़े तो आपको क्या लगता है कि उसके व्यक्तित्व में कितना बदलाव, कला को अगर वो जानता हो तो कितना आपको लगता है कि उसमें बदलाव रहता है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा तो अनुभव ऐसा ही रहा है कि जो साहित्य कला से रुचि रखता है उसका जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग लिबरल आर्ट्स बोल सकते हैं, वो जो डेवलपमेंट है मानसिक रूप में, एक कंपैशन का, एक वाइडर होलिस्टिक सोच का, वो बढ़ता है। और उससे वो हर चीज में, अपने बिजनेस में भी और दूसरे जो भी प्रोफेशन में वो हों, उसमें एक ह्यूमैनिटी का एक एस्पेक्ट को वो अपनाता है। जो कला और साहित्य और अपने जो एपिक्स हैं या अपनी जो संस्कृति है, वेद हैं, ये सब का जो अध्ययन थोड़ा बहुत किया हो तो मेरे को लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर वो इम्प्रूव कर सकता है और उसके डिसीजन मेकिंग भी बहुत होलिस्टिक और कंपैशनेट होते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये चीज जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि आज के दिन भागदौड़ की जिंदगी में लोग ज्यादा उस चीज से प्रभावित होते हैं जो प्रॉफिटेबल ज्यादा हो, और ऐसा लोगों का समझ है कि ये चीज कम प्रॉफिटेबल है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसका बैलेंस बहुत जरूरी है किसी एक सक्सेसफुल जीवन को जीने के लिए। सफलता क्या है? कोई भी व्यक्ति वो आपको देखकर कहा कि आप सफल व्यक्ति हैं उनकी नजरों में, तो आप
किस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करते हैं, काम और बाकी सारी चीजें, अगर आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो सफलता का कोई फाइनाइट डेफिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सब असफल हैं और हम लोग सब सफल हैं। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यदि कोई गाने के जगत में बोले तो लता मंगेशकर से ज्यादा परफेक्ट तो शायद कोई गायिका है नहीं, तो फिर क्या हर गायक जो है वो असफल है। और यदि हम क्रिकेट जगत का बात करें तो सचिन तेंदुलकर से ऊपर कोई नहीं है, या अमिताभ बच्चन से एक्टिंग में कोई नहीं, तो फिर क्या सब लोग असफल हो गए? ये बात नहीं है। देखिए, सफलता वो है कि हम अपने योग्यता अनुसार सच्चे मन से सही ढंग से जो काम कर सकें करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहें और लोगों को खुश करें। ये मेरे हिसाब से सफलता है। कितना हमने कमाया, कितना हमने उसमें माने पब्लिक एड्यूलेशन मिला, कितना पुरस्कार मिला, ये एक फैक्टर जरूर है, लेकिन ये सिर्फ माने उस पर ही निर्धारित करके आदमी अपना सफलता को तय नहीं करना चाहिए। क्या बात है। एक श्लोक भी है, विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनमापनोति धनात धर्मम ततः सुखम। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे है, संदीप सर। आपकी जो फाउंडेशन है उसने भाषा को सहेजने के लिए बहुत कार्य किए हैं, जोड़ने का बहुत कार्य किया। ये ख्याल कैसे आया कि भाषा पर काम किया जाता है? जो हमने सबसे पहले जब हमने अंग्रेजी के लेखकों के कार्यक्रम शुरू किए थे, तो हमें महसूस हुआ कि हिंदी के लेखकों को भी वही स्थान मिलना चाहिए जो एक अंग्रेजी के लेखकों का होता है। उसी स्थान से मेरा मतलब था कि जब इस देश में एक लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि अब एक आर्ट कल्चर फेस्टिवल में तब्दील हो गए, जैसे साहित्य आज तक है, अब इसमें लेखक भी हैं, कवि भी हैं, म्यूजिकल फंक्शंस भी हैं। तो ऐसा नहीं हुआ था पहले, ये सब साहित्य सम्मेलन शुरू हुए थे। जो साहित्य सम्मेलनों के जंगल में जो एक डिफरेंस ऑफ क्लास था अंग्रेजी लेखकों का और हिंदी लेखकों का और क्षेत्रीय लेखकों का, वो क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा था। एक यहां तक कि उनका बफे भी अलग लगाया जाता था कि ये अंग्रेजी लेखकों का है, ये हिंदी लेखकों का है। तो उस क्लास डिफरेंस को देख के मैं महसूस हुआ था कि ये ऐसे एक सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए जिसमें हर लेखकों को एक फेस्टिवल में एक समान दर्जा दिया जाए। तो हमने हिंदी लेखकों के लिए भी उसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए, जहां पर अंग्रेजी लेखकों के होते हैं उनको उसी होर्डिंग में स्थान मिले जहां पे अंग्रेजी लेखकों का होता है, उन्हें उसी पेज के उसी विज्ञापन में उतनी जगह मिले जहां पे अंग्रेजी लेखकों का होता है। और वो कार्यक्रम हमारे जो कलम जब हमने हिंदी लेखकों के शुरू किए, तो उसके सफलता ने हमारे अंग्रेजी कार्यक्रमों की सफलता के सारे सोपान तोड़ दिए। और उस कलम की सफलता से हमें लगा कि हमें क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। और जब हमने हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम शुरू किए, आखिर जिसकी ये स्थिति थी कि जो लेखक थे वो कई बार जिनकी बोलियां हमारी दादी नानी सुनाती हैं, जिनकी कहानियां, जो लेखक जो थे जो गाँव में हैं, जो शहरों में कभी आए नहीं थे, उन लेखक के कार्यक्रमों आज हम कम से कम भी 22 अलग अलग भाषाओं में कर रहे हैं आखिर कार्यक्रम। साउथ इंडियन की सारी लैंग्वेज में, बिहार की 5 भाषाओं में, राजस्थान में, बंगाली में, पंजाबी में, गुजराती में। तो आखिर के कार्यक्रम हमारे कलम से ज्यादा प्रसिद्ध है, बिकॉज एक तो कोई कर नहीं रहा उन भाषाओं के कार्यक्रम। तो इसी तरह आखिर के 22 भाषाओं के कार्यक्रम, कलम हिंदी के भाषाओं के कार्यक्रम अब हमारे अंग्रेजी के लेखकों के ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज अंग्रेजी के लेखकों के कार्यक्रम तो हर लिटरेचर फेस्टिवल्स में होते हैं। क्योंकि साहित्य आज तक के कार्यक्रम, या मान लीजिए कि दैनिक जागरण जो कार्यक्रम करते हैं, हिंदी के कुछ अखबार जो कार्यक्रम करते हैं, उसके अलावा जो अनमुनल 99% जो फेस्टिवल्स होते हैं वो अंग्रेजी के लेखकों के कार्यक्रम के होते हैं। और जब आप ये कार्य कर रहे हैं तो मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज के समय में हिंदी की स्थिति या बोलियों की स्थिति, क्योंकि बोली और भाषा का एक लंबा जो है विवाद चल रहा है कि भाषा क्या है, बोली क्या है, लेकिन आपको क्या स्थिति उनकी नजर आ रही है कि रुचि बनी उतनी ही बनी हुई है, अंग्रेजी की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं लोग अभी भी? नहीं, देखिए, बोलियों की जो भारत की जो अलग बोलियां, अलग भाषाएं, ऑडियंस आज भी उनके कार्यक्रमों में है। आज भी जो बिहार की 5 भाषाओं के हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, जो पंजाबी के कार्यक्रम होते हैं, या बंगाली भाषा के भी जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें हॉल पूरा खचाखच भरा रहता है। उनके लेखकों की आज भी लोग आते हैं। उनकी जो
पब्लिशर्स की जो किताबें नहीं है, जो किताबें खत्म हो गई हैं, उनकी फोटोकॉपीज करके भी जो सेल होती हैं वो भी किताबें बिकती हैं। तो डिमांड आज भी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके ऑथर्स की और उनकी पढ़ने वालों की भी कमी नहीं है उनकी। और जो ट्रांसलेशन वर्ड्स है, आप देखिए जो ट्रांसलेशन के सारे डेटाज हैं उसमें जो रीजनल लैंग्वेज की जो बेस्ट राइटिंग्स है उसके ट्रांसलेशंस इंग्लिश में ज्यादा होते हैं जितने ट्रांसलेशन इंग्लिश में रीजनल लैंग्वेजेस के होते हैं। हर्षवर्धन सर, मेरा चूंकि भाषा का जिक्र हो रहा है तो उसी से मेरा सवाल, हाल में एक फिल्म भी आई थी 12th फेल, किसी ने अगर देखी हो तो उसमें जो 12th फेल एक फिल्म आई थी और बहुत शानदार वो फिल्म, उसने काम किया भी और बड़ी शानदार फिल्म थी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब हायर करते हैं या जब आप स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, आप भाषा को कितनी तरजीह देते हैं, हिंदी या अंग्रेजी? क्योंकि आज तो अंग्रेजी की तरफ की अंग्रेजी पढ़ाई करोगे तो ही आपको करियर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा आपके सामने चीजें, आप इसको कैसे देखते? देखिए, ये बात तो सच है कि अंग्रेजी का वर्किंग नॉलेज हम लोग डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं ये मानता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति का इंटेलिजेंस या कॉम्पिटेंस उसके भाषा पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन चूंकि हम लोग के बिजनेस में अभी तक हम लोग इंग्लिश का ही एक मीडियम है, जो ट्रांजैक्शन मीडियम बोलिए या अकाउंट कीपिंग मीडियम बोलिए, या हम लोग अपने कस्टमर से कम्युनिकेट अभी भी ज़्यादातर अंग्रेजी में ही करते हैं, तो एक वर्किंग नॉलेज जो लड़के या बच्चियां भी ज्वाइन करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका वो एक बेसिक इंग्लिश नॉलेज अच्छा हो। ये बात सही है, लेकिन मैंने देखा है कि योग्यता में जो कुछ हमारे कोलीग्स हैं जो वीक हैं इंग्लिश में, वो योग्यता में कम नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है। योग्यता का भाषा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, योग्यता का कोई भाषा से, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लेकिन बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। वो दूसरे भाषा में अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, हो सकता है अंग्रेजी में उनको दिक्कत आती हो। तो ये बायस थोड़ा रहता है। मैं बोलता हूँ आज के दिन कॉर्पोरेट जगत में अंग्रेजी के प्रति थोड़ा बायस है, क्योंकि वही ट्रांजैक्शन का मीडियम है। यदि वो मीडियम बदल जाएगा कभी, तो हो सकता है कि उसका महत्व उतना नहीं रहेगा। संदीप सर, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल यह है कि चूंकि अंग्रेजी आवश्यकता है, आप चाहे ना चाहे आपको आवश्यकता है कि आप अंग्रेजी सीखें। ऐसे में शुरुआत से ही, बचपन से ही वो अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरी भाषाओं पर या अपनी खुद की बोली पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो जानते भी हैं तो बहुत गहराई से नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा सतही जानकारी होती है। तो ये भी क्या आपको लगता है कि भाषा के लिए, साहित्य के लिए खतरनाक है या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ये साहित्य के लिए खाली। तो साहित्य का संबंध रुचि से है। अगर आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं और आपकी क्रिकेट में रुचि है तो इसका क्या संबंध है? आप क्रिकेट भी तो खेल सकते हैं। वैसे अगर आप मान लीजिए कि आप अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं और आपकी हिंदी साहित्य में रुचि है, तो आप हिंदी की किताब भी तो पढ़ ही सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर रुचि ना हो तो उस परिस्थिति में वो पढ़ लेते थे पहले, लेकिन अब वो उनका अंग्रेजी की तरफ झुकाव ज्यादा रहे कि चलो ये पढ़ूंगा, तो मतलब वो ऑप्शन वो हटा देते हैं। साहित्य और जो आपकी, जो मान लीजिए कि जो आपकी कैरियर ओरिएंटेड जो सामग्री, वो तो दो अलग चीज है। साहित्य आपकी कक्षाओं में कौन सी कक्षा से शुरू होता है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, साहित्य कौन सी कक्षाओं से शुरू होता है? 7वीं 8वीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो मतलब हमारे पास तो बूढ़ी काकी जो पहली कहानी शुरू होती है हिंदी के सिलेबस में, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में, वो 9वीं क्लास से शुरू होती है। उससे पहले की कोई साहित्य कहानी नहीं है सिलेबस में। ठीक है, महादेवी वर्मा की जो कविता है वो भी जयप्रकाश जी बैठे हैं, शायद 10वीं में शुरू होती है महादेवी वर्मा की कविता। तो उससे पहले के पाठ्यक्रम में तो साहित्य कुछ है ही नहीं, हिंदी का कोई कक्षा में, हिंदी में देश में ही नहीं है। तो अगर आप खाली साहित्य की बात करते हैं, मेरा उसमें भाषा से भी मेरा प्रश्न जुड़ा हुआ है। हाँ, भाषा अगर सीखनी है, अगर आपको भाषा सीखनी है, तो आज मान लीजिए कि जो आपकी सेकंड लैंग्वेजेस है, इंग्लिश के अलावा अगर आप हिंदी ले रहे हैं या आप जिस रीजन में रह रहे हैं, और आप अगर बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश जो हमको सब जगह कैरियर ओरिएंटेड में कनेक्ट करती है, तो आप जहां पे रह रहे हैं, अब आज मान लीजिए कि आप बंगाल में रह रहे हैं और आप अगर यहाँ पे बंगाली नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना।
अगर आप साउथ में रह रहे हैं और आप तमिल नहीं सीखेंगे तो वहां पे नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा दूसरे साहित्य को पढ़ना, अब वो साहित्य चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे तमिल साहित्य हो, चाहे बांग्ला साहित्य हो, हर साहित्य अपनी भाषा में उतना ही समृद्ध है और वो साहित्य अपनी रुचि से है। आप साहित्य कोई भी भाषा में पढ़ सकते हैं। रुचि से आप उसको जोड़ रहे हैं कि रुचि होगी तो वो स्वाभाविक है पढ़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है। वैसे मैं इसमें ये कहना चाह रहा था सर कि होगा जब की शुरुआत से रुचि तो तब पैदा होगी ना जब वो धीरे धीरे पढ़ रहा होगा किसी भाषा को। अब उसकी वो पढ़ ही नहीं रहा है, वो ABCD ही पढ़ रहा है, तो रुचि तो तब पैदा होगी कि बहुत ज्यादा रिसर्च करेगा, जानेगा कि मान लीजिए कि मुझे भाषा अलग विषय है, साहित्य अलग विषय है, ठीक है। अगर आप साहित्य बोल रहे हैं तो साहित्य रुचि है और भाषा है तो भाषा, मान लीजिए कि भाषा हर जगह की अपनी अलग भाषा है। आज हम यहाँ अंग्रेजी की भाषा कर रहे हैं, लेकिन आप एक पूरा कैलकुलेशन अगर आप मान लीजिए कि आज चाइनीज के उस दुनिया के अगर उस छोर में चले जाएं तो वहाँ अंग्रेजी की भी उतनी मान्यता नहीं है। आप इधर चले जाएं तो स्पेनिश, जितना बड़ा स्पेनिश बोलने का इलाका है, तो वहाँ पे अंग्रेजी की भी उतनी मान्यता नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप स्पेनिश अगर आप सीख रहे हैं तो वहां पर साहित्य नहीं है, वो फिर आप साहित्य में आपका झुकाव नहीं होगा। नहीं, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन भाषा और साहित्य फिर अलग अलग आप देख रहे हैं इनको? जी, भाषा और साहित्य अलग अलग ही है। वो हर भाषा का अपना साहित्य है और हर साहित्य की अपनी भाषा है। हर्षवर्धन सर, साहित्य चाहे खेल की हम बात करें, संस्कृति की बात करें, तो उद्योग जगत का, जो बंगाल के जो उद्योग जगत है उनका उसमें बड़ा रोल रहा है। आपको लगता है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही है या आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है? नहीं, मेरा कोई अनुभव नहीं है क्योंकि मेरा पूरा कार्यकाल का जीवन सिर्फ मैं हेडक्वार्टर बंगाल में ही रहा हूं और मैंने काम किया है दूसरे स्टेट्स में। मैंने इसको गंभीर रूप से अध्ययन नहीं किया है कि वहां पर क्या है स्थिति, तो मैं नहीं बोल सकता कंपैरेटिवली, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि यहाँ पर चूंकि आर्टिस्टिक टेम्परामेंट यदि बोला जाए तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है, एक कला के प्रति एक श्रद्धा भी है, एक झोंक भी है, एक सब परिवार में एक उसका फोकस भी रहता है। तो काफी होगा, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र में भी है। सब स्टेट्स में बराबर नहीं होता है क्योंकि हर स्टेट में कोई ना कोई चीजों पर, जैसे बिहार में मैं देखा हूँ कि लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स और उसके लिए पढ़ाई करना वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। बहुत जो टॉपर्स हैं हमारे कंट्री में आज वहीं से निकलते हैं बहुत सारे, तो वो एक फोकस रहा है उस स्टेट का। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग झुकाव है। जैसे साउथ इंडिया में मैथ्स के प्रति बहुत बड़ा झुकाव है, इस कारण से वहां पर आईटी इंडस्ट्री जो शुरू में हुआ उसका एक बड़ा योगदान वहां का मैथ्स एजुकेशन और उन बच्चों में उस तरह का एक सोच पैदा। तो आई थिंक हर स्टेट में, और ये तो वर्ल्ड का फिनोमिना है कि हर जगह उसके हिस्ट्री से लगा हुआ, संस्कृति से लगा हुआ, लोगों के रहन सहन से लगा हुआ कोई चीज में झुकाव हो जाता है। तो चूंकि बंगाल में आप यदि दुर्गा पूजा की बात करें तो उससे बड़ा ओपन एयर आर्ट एग्जीबिशन तो वर्ल्ड में कहीं हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा माने कला क्षेत्र में आई थिंक कोई भी आर्ट बिएनाले जो वर्ल्ड में होता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर बंगाल में वो होता है। तो वो एक आर्टिस्ट्री, एक कैपेबिलिटी यहाँ के जो लोग हैं उनमें है। संदीप सर, जो नई पौध है, नई पौध को आप क्या कहेंगे कि कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उनको पढ़ना चाहिए? एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का, वो भी आने वाले हैं कल, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। लेकिन मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि युवाओं को क्या करना चाहिए?
मेरी समझ से तो युवाओं को क्या करना चाहिए वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आज के युवाओं का जो दृष्टिकोण है, उनकी जो समझ है और उनका जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में पर्याय है इस नए युग की नई दिशा के साथ, नई सोच के साथ चलने के लिए। बिकॉज युग और समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर एक वर्ष के साथ, हर एक एज के साथ, हर आयु के साथ आपको लगता है कि पिछली बार का जो कक्षा 5 का जो छात्र था वो कक्षा 8 का नहीं सोचता, सब कक्षा 4 का जो छात्र है वो कक्षा 7 में नहीं सोचता था। ये बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और आप चाह करके भी उस सोच को छू नहीं सकते हैं, बिकॉज आप पढ़ के या आप समझ के या देख के जो एक सोच पैदा हो रही है, जो एक सोच अपने आप में नई सोच के साथ जो उम्र आ रही है, उसको आप समझा नहीं सकते हैं। क्योंकि एक गाइडेंस देना अलग बात है, किसी सोच को काबू करना अलग बात है। अभी मैं कई देशों की यात्रा करके आ रहा हूँ, जो मैंने देखा है कि जो पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो एक यंग जनरेशन का जो एक फिनोमिनल चेंज है पूरा, ये एक इंटायरली डिफरेंट फेज है। और ये एक आई थिंक वो अपने आप में सक्षम है अपनी नई सोच करने का। उन पे आप एक गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन कैपेसिटी है या जो एक डिसीजन पावर है, या वो जो करेंगे अपनी सोच के साथ अपनी लड़ाई, और अपनी लड़ाई खुद लड़ने की आदत अब युवाओं को एक हो गई है। और वो वसीम परवेश आपका ही जो शेर है ना कि थपेड़े खाकर है जिंदगी खुद को सीखो थपेड़ो ही सो, तो ऐसा वो जो शेर है तो वो युवाओं पे लागू होता है। अब एक और सवाल आप से कि चूंकि दुनिया बदल रही है, आप तो इतने जगहों से घूमकर भी होकर आए, टेक्नोलॉजी के आने के बाद से आपको लगता है कि साहित्य का विकास हो पाएगा वो, या किसी तरह का कोई अवरोध पैदा करेगा? दूसरा ये कि जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए और अन्य कवियों का, महादेवी वर्मा, असंख्य कवि, क्या आपको लगता है कि अब ऐसी पौध होगी तैयार भविष्य में कि जो ऐसा लिख पाएंगे? नहीं, आपके इस दौर में भी तो इतने युवा कवि आ रहे हैं, अच्छे युवा कवि आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कविताएं लिखनी बंद हो गई। कविता की जो एक शैली है वो, लेकिन अब आज मान लीजिए कि ठीक है कि जो एक नई टेक्नोलॉजी के कारण जो इंस्टाग्राम या जो आया है उसका भी उपयोग कवि ने किया है ना। आज मान लीजिए कुमार विश्वास की आप फॉलोइंग देखिए, या उनकी रील्स या उनके ट्विटर या उनकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग देखिए, उन्होंने भी तो उसको एक मेथड बनाया है ना अपनी फॉलोइंग का। तो ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी है ये है तो एक दूसरे के पूरक है, उसको उन्होंने बनाया है ना अपने साथ। लेकिन अब बहुत पॉजिटिव हैं सर। मुझे ये बात तो मुझे नजर आई कि आप हर चीज में सकारात्मकता देख रहे हैं कि हाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बशर्ते हर्षवर्धन सर कि उसका यूज आप करें सही से। क्या सवाल? डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। नहीं, डिजिटल मीडिया तो एक एनेबलर है मेरे हिसाब से, प्रचार के रूप से। जैसे कि आपके माध्यम से अब ये जो बातचीत अपनी हो रही है, ये लोगों तक जितना पहले पहुंच सकता था उससे कहीं ज्यादा अब पहुंच सकता है। तो इससे तो जागरूकता बढ़ती है, लोगों में रुचि बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से कोई डिजिटल होने के कारण कोई चीज में नुकसान हो रहा हो ऐसा समझ नहीं आता। एक चीज में जरूर नुकसान होता है, जो हम लोग धैर्य जिसको कहते हैं पेशेंस, वो अब इस जनरेशन में पेशेंस नहीं है। मुझे अपने जीवन का याद है कि मैं बचपन में जब चिट्ठी लिखा करता था, क्योंकि उस जमाने में फोन मिलना मुश्किल होता था, कई घंटों वेट करना पड़ता था ट्रंक कॉल वगैरह के लिए, तो चिट्ठी लिखता था तो कोई आदमी कम से कम 10 दिन तो वेट करता ही था कि जवाब आएगा, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे जाने में, 2-3-4 दिन वो दूसरे बंदे को टाइम होगा लिखने में, और फिर 3-4 दिन बाद वापस आएगा। अब ऐसा है कि आपने कोई एसएमएस भेजा तो आप बार बार देखते रहते हो हर 2 मिनट से कि उस पर जवाब आया कि नहीं। इम्पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो ये चीज जहां तक एक तरह से सुविधा प्राप्त किया है हम लोग सबको, एक तरह से एक इरिटेबल भी बना दिया है कुछ हद तक। तो वो जरूर डिजिटल मीडियम का एक प्रॉब्लम है। लेकिन जहां तक साहित्य का सवाल है, जहां तक लोगों में क्यूरियोसिटी का सवाल है, नॉलेज का सवाल है, वो सब में तो एड किया है।
तो कुल मिला के मतलब लगभग उसका हाँ, मैं तो पॉजिटिव ही बोलूंगा। मैं तो ओवरऑल तो इसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली कोई भी चीज होता है तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग जितना कंट्रोल कर लें उतना बेटर। संदीप सर, प्रभा खेतान फाउंडेशन जब आपने शुरू की थी तब आपने क्या सोचा था, और आज प्रभा खेतान फाउंडेशन जो कार्य कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप सही पथ पर हैं, और इसमें और कहां आप अपने आप को देखते हैं आगे? प्रभा खेतान फाउंडेशन मैंने नहीं शुरू की थी। प्रभा खेतान फाउंडेशन का काम मैंने आगे जरूर बढ़ाया है, और जितना काम हमने सोचा था हमें लगता है कि उस तरफ हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 60 शहरों में हम काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इससे ज्यादा और शहर बढ़ाने की हमारी अभी तो काबिलियत भी नहीं है और इससे ज्यादा क्षमता भी नहीं है। तो जितना हम कर रहे हैं उतना बहुत है। जब अपने क्षेत्रीय लैंग्वेजेस पर काम करना शुरू किया, क्या शुरुआत में चैलेंजिंग था या फिर लोगों ने हाथों हाथ लिया? नहीं, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं को, एक तो क्षेत्रीय भाषाओं के ऑथर्स को ढूंढना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं के जो भी 20-22 क्षेत्रीय भाषाओं में जो हम काम कर रहे हैं, वो सब हम वहाँ के लोकल एनजीओज, जो हमारे एनजीओज हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हर भाषाओं का एक लोकल एनजीओ हमारा उसके साथ पार्टनर है, जो हमें लोकल ऑथर लाता है। दूसरा, उन लोकल ऑथर्स को उन क्षेत्रों से समझा के शहर में भी अपने यहाँ पे लाना एक चैलेंज है। जैसे जब पटना में हमारा पहला कार्यक्रम हुआ, तो पटना के टाउन हॉल में जो प्रोग्राम था, तो जैसे हमारा कार्यक्रम 3 बजे था, तो जो हमारे लोकल एसोसिएट हैं वो जब 1 बजे गए तो हॉल पूरा भरा हुआ था। तो उन्होंने हॉल के प्रबंधक को कहा कि जो पिछला कार्यक्रम है उनको बोले खाली करें, बिकॉज हमारा कार्यक्रम है 3 बजे। तो हॉल के प्रबंधक ने कहा कि ये जिस गांव से आपका लेखक आ रहा है, उस गांव के लोग सुबह ही ट्रैक्टर से आके हॉल में आ गए। उनके गांव से पहली बार किसी आदमी को पटना बुलाया गया है कार्यक्रम के लिए। तो पूरे हॉल को पहले 1 बजे से गांव के लोगों ने आके भर दिया। अब इस तरह से एक बार जब एक हमने लेखक को बुलाया, तो जिस होटल के साथ हमारा टाई अप था, उसमें नए रूल्स के कारण उसमें खिड़की खोलने की सुविधा नहीं थी। तो उसने सोने से मना कर दिया कि मुझे बंद कमरे में सोने की आदत ही नहीं है। तो हमें उसे उस होटल से शिफ्ट करके उस होटल में ले जाना पड़ा जहां पे वो खोल के सो सके। तो क्षेत्रीय भाषाओं के ऑथर्स को डील करना, कि बिकॉज वो ग्रामीण परिवेश में आके उनको शहरों में कार्यक्रम कराना है, बहुत चैलेंजिंग रहा हमारे लिए। ट्रांसलेशन पर भी आपने उनका बताया था एक एग्जाम्पल। हाँ। कि जैसे मैं उत्तराखंड से आता हूँ, और हमारे नरेंद्र सिंह नेगी बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं, बहुत शानदार राइटर हैं। तो उनको अगर दूसरी भाषाओं और बोलियों में अगर कोई सुनना चाहिए, या किसी भी अन्य प्रदेश के बड़े लेखक, तो उनके लिए भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उन लेखकों के लिए? देखिए, ये एक बहुत इनफैक्ट जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उसमें अभी भी ये सुविधा उपलब्ध है कि आपका अगर फ्रेंच लैंग्वेज को जर्मन में करना है तो उसकी सुविधा है। लेकिन अगर अभी आपको बंगाली लैंग्वेज को तमिल में करना है तो वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको पहले बंगाली लैंग्वेज को इंग्लिश में कराना होगा, फिर इंग्लिश को तमिल में कराना होगा। बंगाली से तमिल में हो, ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल और जटिल कार्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, समाज सेवा आप जिस जगत से जुड़े हुए हैं, आप लगातार करते हैं, किन किन क्षेत्रों में आप करते हैं और कैसे करते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि यदि एक कोई भी बिजनेस या उद्योग जगत के कोई भी लोग जो हैं, वो यदि अपना कार्य जो भी काम करते हैं, वो काम को अच्छे ढंग से करें और सत्य रूप से करें, और उससे एक नेशनल प्रोडक्टिविटी में एक हाथ बांटे, लोगों को नौकरी मिलने का संजोग बढ़े, तो वो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। हम लोग अक्सर इसको, जो मूल कारण है एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस का, उसको हम लोग थोड़ा कई बार भूल जाते हैं और सोचते हैं कि उनका जो CSR कंट्रीब्यूशन है या जो कार्यक्रम के बाहर का जो कंट्रीब्यूशन है वही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि उसका कार्यक्रम यदि वो करता है, सही ढंग से करता है, तो वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो भी एक्सचेकर को टैक्सेस मिलते हैं, उससे
लोगों को नौकरी मिलती है और देश के जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, जिससे हर ढंग से देश का उसमें उत्थान होता है। हाँ, जहाँ तक नॉट फॉर प्रॉफिट अंडरटेकिंग बोलिए तो हम लोग एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उसका नाम है न्योटिया यूनिवर्सिटी। उसमें हमारे ज़्यादातर रूरल स्टूडेंट्स हैं, चूँकि आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा में है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, तो रूरल स्टूडेंट्स को सुविधा होती है कि हॉस्टल फैसिलिटी होने से दूर इलाके से आते हैं तो लोग रह सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर हमने फीस को मॉडेस्ट रखा है और प्राय 30% लोगों को, स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। तो वो एक एक्टिविटी है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। फिर हम लोग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर थोड़ा हमारे पिताजी और ताऊ जी के नाम से स्कॉलरशिप देते हैं, जो नीडी और मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हैं। क्या बात है। थर्ड, हम लोग कुछ हेल्थ कैंप्स करते हैं रूरल एरियाज में, जहाँ पर वो हमारे डॉक्टर और पैरामेडिक्स वगैरह जाते हैं। वो 2-3 महीने से एक बार वो हेल्थ कैंप होता है, तो उसमें जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट और फ्री मेडिसिन्स इसका प्रदान होता है। फिर हम लोग काफ़ी फोकस्ड हैं आर्ट्स में, जैसे आपको कहा ही कि परिवार का झोंक रहा है, तो आर्ट, म्यूज़िक, इसका प्रमोशन में भी काफ़ी काम होता है। और हमारे परिवार ने एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ज्ञान प्रवाह नाम का वाराणसी में स्थापित किया। लास्ट ईयर उसका 25वां साल था। तो वहाँ पर हम लोग कल्चरल स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, संस्कृत, इसके ऊपर काम करते हैं। सर, एक और आम आदमी का सवाल, चूंकि जो मैं अपने इर्द गिर्द चीजें देखता हूं, तो मैं आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनसे सवाल पूछा जा सकता है। सर, आप हैप्पीनेस की बात करते हैं, एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है, भारत उसमें बहुत नीचे है। अब जितने भी लोग नौकरियां करते हैं वो अपनी नौकरी से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। मैक्सिमम को उसमें ये कहना होता है कि वो अंडरपेड है। आपको लगता है कि भारत में एक्चुअली भारत के जो एम्प्लॉयज हैं वो अंडरपेड हैं? इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी बहुत होंगे जो अंडरपेड वाकई में हैं, और ऐसे भी बहुत होंगे जो ओवरपेड भी हैं। तो इसको जनरलाइज करना उचित नहीं होगा। और देखिए, वाकई में किसी इंडिविजुअल का, हम लोग कोई भी व्यक्ति का पैसों में तोलना बहुत मुश्किल है। किसी भी, कोई भी चीज के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हो या किसी का कला हो, हम लोग कैसे ठीक करें कि क्या ठीक है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। ये कोई पर किलो आलू नहीं है या गेहूं नहीं है, चावल नहीं है कि जो मार्केट प्राइस पर बिक जाए। तो कोई भी व्यक्ति का अनुमान करना कि उसका क्या योग्य माने सैलरी हो सकता है या क्या योग्य ऑनरेरियम हो सकता है, इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू ह्यूज डिबेट। इसका कोई फाइनाइट आंसर किसी को कभी ना मिला है ना मिलेगा मेरे हिसाब से। तो मैं ये मानता हूं कि जीवन में क्या होता है उसका सिर्फ किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, अपने भाग्य पर भी करता है। आप क्यों, किस वक्त, कौन से जगह पर कैसे प्रस्तुत हुए, क्यों, कभी जब आपको कोई चीज ज्यादा मिल जाता है तो आप यूजुअली किसी दूसरे को दोष नहीं देते। आप ये नॉर्मली दूसरे को आप क्रेडिट भी नहीं देते। आप बोलते हैं कि मेरे योग्यता के कारण मुझे ये मिल गया। लेकिन कोई कारण से आपको यदि कुछ कम मिल जाता है तो आप जरूर किसी न किसी को दोषी ठहराते हैं। तो जब भाग्य का प्ले दोनों चीजों में होता है, जब कुछ मिलता है, जैसे मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे मुकाम आए हैं जब अजीब ढंग से, चाहे वो प्रशंसा के रूप में हो, चाहे पैसों के रूप में हो, चाहे प्यार के रूप में हो, मुझे बहुत भरपूर मिला जिसका मेरे को कोई वजह नहीं मालूम। और साथ साथ ऐसे भी समय आए हैं जैसे जो बहुत परिश्रम करने के बाद भी मुझे लगा कि ये काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो दोनों घटना घटती हैं और मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए अनोखा कोई चीज नहीं है, ये हम सबके लिए लागू है।
और उसको हम लोग भाग्य बोल सकते हैं, पिछले जन्म का कर्म बोल सकते हैं, एक्स फैक्टर बोल सकते हैं, बैड लक बोल सकते हैं, गुड लक बोल सकते हैं, जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा हमें। क्या बात है। आखिर से चूंकि समय की भी कमी है, संदीप सर आखिर आपकी कुछ टिप्पणियां, आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। और कोई भी, चूंकि रुचि का विषय होता है साहित्य, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी को अपनी भाषा का विकास करना, शुरुआत से ही किसी भी भाषा, तो आप उनको क्या सुझाव दें, कि आप सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए। नहीं, भाषा के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो, बिकॉज आपका विषय औद्योगिक घरानों से संबंधित था, तो जो CSR की जो चीज सरकार ने लागू की है उसकी प्रक्रिया को और सरल करना चाहिए। जैसे अभी जो प्रक्रिया है कि जिस भी संस्थान को अगर कंपनियां CSR के तहत पैसे देना चाहती हैं, वो एक उसकी जितनी कागजी कार्रवाई है, तो बिकॉज मैं कई CSR के कंपनियों का एक हिस्सा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि कई बार जो एकदम जेन्युइन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उनको हम दे नहीं सकते बिकॉज वो कागजी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। कि जो एक मिनिमम क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स की है कि भाई इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, सरकार ने तय किया कि भाई ठीक है, पैसा जो है वो एकदम नाप तोल के आप सही आदमी को दे सकें, लेकिन उसके कारण वास्तव में जो नीडी लोग हैं जिसको पैसा जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। तो उस प्रक्रिया पर जांच ठीक है, लेकिन प्रक्रिया पर को सरलीकरण जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं जिसमें CSR का पैसा जा सकता है, लेकिन उस प्रक्रिया के कारण, कठिन प्रक्रिया के कारण या जटिल प्रक्रिया के कारण, जो, क्योंकि देखिए जो एक NGO होती है उसके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो एक प्रोफेशनल CEO को रखिए, प्रोफेशनल उनको रखिए और ये रखिए। जो प्रोफेशनल NGOs होती हैं वही प्रोफेशनल CEO को एंगेज कर सकती हैं। तो जो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल CEO को एंगेज कर सकती है, उसको उतने छोटे या उतने बड़े फंड्स की आवश्यकता भी उतनी नहीं होती है। लेकिन जिनको छोटे फंड्स की आवश्यकता होती है वो कई बार CSR का फंड्स इसलिए नहीं ले पाती है, रिजेक्शन हो जाता है उनका बड़ी कंपनियों से, क्योंकि उनके पास वो कागजी कार्यवाही करने की स्थिति नहीं होती है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसका सरलीकरण होना चाहिए। डिजिटल इंडिया नहीं हुआ वहां पर, अब सॉरी, डिजिटल इंडिया वहां पर नहीं हुआ। आप कह रहे कागजी कार्रवाई में इधर उधर यही नहीं, एक ये प्रोसेस है, हमने कई बार देखा है प्रैक्टिकलिटी, कि जैसे एक एग्जाम्पल, एक ब्लाइंड स्कूल थी, उस ब्लाइंड स्कूल का पेपर वर्क नहीं था, इसलिए उसको पैसा नहीं दे पाए, जैसे क्योंकि उनका CSR रजिस्ट्रेशन नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह, जो मैंडेटरी है गवर्नमेंट से आज। तो आप कह रहे हैं कि इनका थोड़ा सरलीकरण होना चाहिए ताकि आसानी से, जो कुछ जरूरतमंदों को आप बता रहे हैं कि नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाता कई मौकों पर। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, साहित्य आज तक के इस मंच की शोभा आपने बढ़ाई। संदीप भुतोड़िया सर और हर्षवर्धन निवटिया सर, आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।